अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नीबोश के इस लेक्चर के अंदर वो है एलिमेंट 3 का फोर्थ टॉपिक, मतलब एलिमेंट 3.4, और टॉपिक का नाम है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट जैसा कि आप जानते हैं एक बुनियादी टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसको बैकबोन की अहमियत हासिल है इस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करने से पहले, रिस्क असेसमेंट की स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन हमें उसके अंदर यूज़ होने वाली टिपिकल टर्म्स के बारे में मालूम होनी चाहिए, जिनमें पहली है हैजर्ड। कि हैजर्ड है क्या चीज़? समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी चीज़ जिसके अंदर ये सकत मौजूद है या वो ये सकत रखती है कि वो नुकसान पहुंचा सके, तो उसको हम हैजर्ड बोलेंगे। टिपिकली 5 कैटेगरीज में हैजर्ड्स को हमेशा से डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर एलाबोरेट किया जाए तो मज़ीद इसकी टाइप्स भी मौजूद हैं, लेकिन जनरली जिन टाइप्स को हम कैरी करते हैं उनमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स मौजूद हैं, और लास्ट में साइकोलॉजिकल नफ्सियाती हैजर्ड खदशा मौजूद है। इन तमाम तर टाइप्स को हम इन डिटेल में आने वाले एलिमेंट्स में डिस्कस करेंगे। रिस्क क्या है? The likelihood of harm occurring in combination with the severity of the foreseeable harm। मतलब कोई भी किसी भी चीज के होने के इम्कानात का कम्बिनेशन का जोड़ किसके साथ? उस चीज के नताइज से, उस चीज की शिद्दत से, उस नुकसान की शिद्दत से, उसे हम रिस्क बोलेंगे। तो बेसिकली रिस्क क्या है? ये कम्बिनेशन का नाम है। किस कम्बिनेशन का? लाइक्लीहुड ऑफ एन हैजरस इवेंट इनटू कंसीक्वेंसेस ऑफ और सेवेरिटी ऑफ दैट इवेंट। मतलब L इज इक्वल टू R इज इक्वल टू L इंटू S। R for risk, L is likelihood, and C is for, and C you can use C instead of S, because in some cases we have R is equal to L into C, and in some cases we have R is equal to L into S। मतलब रिस्क कम्बिनेशन है लाइक्लीहुड और सेवेरिटी का, या रिस्क कम्बिनेशन है लाइक्लीहुड और कंसीक्वेंसेस का। आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप एक्सरसाइज है। Consider a specific hazard and discuss in groups the difference between the hazardous properties of the activity, article or substance and the risk of harm occurring। ये जो चीज़ है, ये आप जिस तरह इसके साथ साथ डिस्कशन करते चले आ रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं, तो करना क्या होता है कि हर ग्रुप एक्सरसाइज को आप इंडिविजुअली परफॉर्म करके मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे ईमेल करते हैं या मुझे व्हाट्सएप करते हैं, और उसके ऊपर कमेंट्स का, सजेशन का एक सिलसिला जारी रहता है। आगे हमारे पास आती है रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग क्या चीज है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रेंज ऑफ रिस्क दैट थ्रेटन एन ऑर्गेनाइजेशन along with recognition of their likelihood and probable impacts, the current risk management controls in place, and the identification and prioritization of further control measure। रिस्क प्रोफाइलिंग एक ऐसे प्रोसीजर का नाम है जिसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम निशानदेही करते हैं रिस्क की और उनकी असेसमेंट, मतलब उनकी निशानदेही के बाद उनके लिए कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं, और आया ये भी देखते हैं कि इन रिस्क की रेंज क्या है, लो, मीडियम, हाई, या ये ऑर्गेनाइजेशन को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस हद तक
इम्कानात हैं और ये किस हद तक नुकसानात पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ रिस्क प्रोफाइलिंग में ये चीज़ भी देखी जाती है कि ऑलरेडी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं जो इन रिस्क या हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में और उनको काबू करने में मावन साबित हो सकती हैं। इसके अलावा इनको इनकी प्रायोरिटी के एतबार से, तरतीब के एतबार, अहमियत के एतबार से तरतीब दिया जाता है। लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, विच टाइप ऑफ रिस्क इट इज। और मजीद ये कि रिस्क प्रोफाइलिंग ही वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि मजीद बेहतरी के लिए हम कौन से कंट्रोल मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट। रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क असेसमेंट में आपने डिफरेंस को भी मद्देनजर रखना है। रिस्क असेसमेंट क्या है? द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स बाय एवेल्युएटिंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम अ हैजर्ड, taking into account the adequacy of any existing controls and deciding whether or not the risk is acceptable. Adequacy basically मुताबिकत को बोलते हैं किसी चीज से। तो ये एक ऐसा फॉर्मल प्रोसीजर है, ये एक ऐसा फॉर्मल प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या होगा? ये एक ऐसा फॉर्मल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हैजर्ड से पैदा होने वाले रिस्क को हम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काबू पा सकते हैं और ऑलरेडी जो कंट्रोल्स मेजर मौजूद हैं उनकी उन रिस्क कंट्रोलिंग से क्या मुताबिकत है, क्या वो उसके मुताबिक हैं कि जिस तरह के हैजर्ड्स या रिस्क का हमें सामना है तो आया जो कंट्रोल्स मेजर पहले से मौजूद हैं वो उनको काबू करने के लिए काफी हैं या कि नहीं। रिस्क प्रोफाइलिंग में क्या होगा ये अब कुछ एग्जांपल्स के साथ जब हम डिस्कस करेंगे तो ये प्रोसेस आपको बहुत बेहतर तरीके से वाज़ेह हो जाएगा और समझ आएगा। ईच ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स ओन रिस्क प्रोफाइल। तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही चेंज होगी, रिस्क प्रोफाइलिंग, रिस्क असेसमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम उसी जानिब स्पेसिफिक होके चेंज होगा। और रिस्क प्रोफाइल एग्जामिन क्या देखती है? रिस्क प्रोफाइल द नेचर एंड लेवल ऑफ द थ्रेड्स फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन, के जो थ्रेड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जो थ्रेड्स हैं उनकी नेचर क्या है, वो किस तरह के हैं और किस लेवल पे हैं, उनका लेवल हाई है, लो है, मीडियम है, क्या है। द लाइक्लीहुड ऑफ दोज एडवर्स इफेक्ट्स अकरिंग, और उन जो आपके बदतरीन असरात हैं उनके इम्कानात क्या हैं। द लेवल ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ रिस्क, और हर होने वाला रिस्क जो है उसके साथ कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है। डिस्ट्रप्शन, काम के लिए कैसे रुकावट बनेगा, और कॉस्ट, उसमें कितना हमें फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्लेस टू मैनेज दोज रिस्क, और जो कंट्रोल्स वहां पे मौजूद हैं वो उन रिस्क को मैनेज करने के लिए किस हद तक कारआमद हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग, the outcome of risk profiling will be that the right risks have been identified and prioritized for action, the right control measures have been identified and implemented, and minor risks have not been given a disproportionate priority. तो रिस्क प्रोफाइलिंग का मकसद क्या हुआ? तो आउटकम ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग ये है कि हम सही तरह से रिस्क की निशानदेही करें, उनको उनकी नोयत के एतबार से, अहमियत के एतबार से उनको लिस्ट आउट करें और उनके लिए दुरुस्त इक़दामात, दुरुस्त कंट्रोल मेजर्स क्या हैं उनकी निशानदेही की जाए और उन कंट्रोल मेजर्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और याद रखा जाए कि ऐसी सूरत में माइनर रिस्क
जिनसे कोई इतना बड़ा खतरा या खदशा लाक नहीं है, उनको इस रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर आप जरूरत से ज्यादा अहमियत या जरूरत से ज्यादा हिस्सा नहीं देंगे। रिस्क प्रोफाइलिंग में प्रोसेस क्या होगा? द रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस, नंबर 1, आइडेंटिफाई द रिस्क दैट थ्रेटन द ऑर्गेनाइजेशन। पहली तो बात यह है कि जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़तरे का सबब हैं, ख़तरे का बायस हैं, उन रिस्क को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई द हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट्स एंड द बिजनेस इम्पैक्ट्स एसोसिएटेड विद ईच थ्रेट। हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट क्या होगा, और दूसरा, इन रिस्क से ऑर्गेनाइजेशन के जो माली मामलात हैं वो किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। आइडेंटिफाई हाउ वेल ईच थ्रेट इज कंट्रोल, और इस बात की भी निशानदेही करें कि आया अगर ये खतरात लाहक हैं हमें, तो किस हद तक हमने इन खतरात के ऊपर काबू पाया हुआ है। आइडेंटिफाई द लाइक्लीहुड ऑफ ईच थ्रेट हैपनिंग, और हर खतरे के खदशे के कितने इम्कानात हैं, इस चीज की भी निशानदेही की जाएगी। प्रायोरिटाइज द थ्रेट, और हम इन खतरात को अहमियत के एतबार से लिस्ट आउट कर देंगे, और इनको अहमियत के एतबार से लिस्ट आउट करने का मकसद यही है कि हाई प्रायोरिटी रिस्क को या हाई प्रायोरिटी थ्रेट्स को फर्स्ट स्टेज के ऊपर हैंडल किया जाए, और इसी तरह मीडियम और लो को अपने अपनी अहमियत के एतबार से हम हैंडल करने की पोजीशन में होंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास आता है पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट, कि रिस्क असेसमेंट का मकसद क्या है। टू प्रिवेंट, अब इसका मेन मकसद है डेथ एंड पर्सनल इंजरी। इसका मकसद है कि काम के दौरान वर्क प्लेस के ऊपर जाती नौयत की ना तो कोई इंजरीज हो, ना ही वहां पर कोई कैजुअलिटीज या अमवात वहां पर हो। अदर टाइप्स ऑफ लॉस इंसिडेंट, ब्रीचेस ऑफ स्टैट्यूट लॉ, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट या इंसिडेंट का होना लॉ की, कानून शिकनी भी है कि वहां पर इस चीज को मुजरमाना फेल समझा जाएगा अगर हेल्थ एंड सेफ्टी, अगर रिस्क असेसमेंट की गई है, अगर इस रिस्क असेसमेंट परफॉर्म नहीं की गई और कानून को तोड़ा गया है, तो ऐसी सूरत में हमें नुकसान होगा। तो रिस्क असेसमेंट का बुनियादी काम भी ये है कि ये लीगली लोगों को बाउंड करे कि वो कानून शिकनी की तरफ न जाएं। द कॉस्ट ऑफ लॉस, जाहिर बात है जब आपके एक्सीडेंट्स होंगे, इंसिडेंट्स होंगे, तो माली तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा नुकसानात फेस करने पड़ते हैं। अगर हम रिस्क असेसमेंट प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे तो कॉस्ट ऑफ लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। अ सूटेबल एंड सफिशिएंट असेसमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपने सिर्फ रिस्क असेसमेंट बना नहीं देनी या अपने मुताबिक बना के रख नहीं देनी, बल्कि एक अच्छी रिस्क असेसमेंट या ऐसी रिस्क असेसमेंट जो हमें मदद देगी कि हम अच्छे तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकें, या उस रिस्क असेसमेंट की मदद से हम प्रॉपरली रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो रिस्क असेसमेंट लाजमन है कि सूटेबल एंड सफिशिएंट हो। मतलब वो रिस्क असेसमेंट उस पर्पस को फुलफिल करती हो और इतनी काफ़ी हो कि, इतना सफिशिएंट से मतलब ये है कि वो उस रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी हो, मजीद एड अप की ज़रूरत ना पड़े। आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क, जो रिस्क सिग्निफिकेंट है, वाज़ेह हैं, अलामती हैं, जो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप उनकी निशानदेही कीजिए। इनेबल एम्प्लॉयर टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज कंट्रोल मेजर, आप एम्प्लॉयर को ये बात बतलाएंगे, आप एम्प्लॉयर को ये चीज़ करके देंगे क्या, कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और एम्प्लॉयर को बतलाएंगे कि हम इनको किस तरह से काबू में ला सकते हैं। लाजमी बात है अप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ द वर्क, कि जो आपकी रिस्क असेसमेंट है वो नेचर ऑफ रिस्क को बड़े बेहतर तरीके से एड्रेस करे और वैलिड फॉर अ रीजनेबल टाइम, और रिस्क असेसमेंट जो है कि जो मियाद है वो कुछ अरसे के लिए लाजमी हो। ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना मुमकिन नहीं होता।
ग्रुप एक्सरसाइज जी, ये आप राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करने के बाद तरीका वही है, आपने ये तहरीर करने हैं। तहरीर करने के बाद आप इसको वर्ड फाइल में बेशक कन्वर्ट कर लें, पीडीएफ फाइल में आप सेंड कर सकते हैं मुझे। इस एक्सरसाइज में आपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, उनके ऊपर कि जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो क्या होंगे, आप उनको लिस्ट आउट करेंगे। लिस्ट आउट करने के बाद उसको राइट डाउन करने के बाद आप मेरे साथ उसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट जी, आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसकी स्टेजेस हमारे पास मौजूद हैं या स्टेप्स हमारे पास मौजूद हैं। तो वो हमारे पास रिस्क असेसमेंट के जो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यूके ने डिफाइंड किया है उसके मुताबिक 5 हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द हैजर्ड। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द पीपल। आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, कि कौन से वो लोग होंगे जो इसका अफेक्टेड विक्टिम्स हो सकते हैं और वो कैसे इससे नुकसान उठा सकते हैं जिन हैजर्ड्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद एवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। आप रिस्क की सही तरह से एवेल्युएशन करेंगे कि किस तरह के रिस्क हैं, किस प्रायोरिटी के रिस्क हैं और कौन से कंट्रोल मेजर्स इनके लिए बेस्ट रहेंगे। और स्टेप 4 रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट। और स्टेप 5 हमारे पास आता है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। सबसे पहले जी, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हैजर्ड्स किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। मेनली जो हम यहाँ पे हैजर्ड्स की कैटेगरी देखते हैं वो या तो सेफ्टी हैजर्ड्स होंगे या फिर हेल्थ हैजर्ड होंगे। सेफ्टी हैजर्ड्स में क्या है, कैपेबल ऑफ कॉजिंग फिजिकल इंजरी। सेफ्टी हैजर्ड्स वो होते हैं जो फिजिकल इंजरी का सबब बनते हैं। कैसे? वर्क एट हाइट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग व्हीकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, डीप वाटर, फायर एक्सप्लोजन, एनिमल्स और वायलेंस। जबकि हेल्थ में क्या होगा, कैपेबल ऑफ कॉजिंग ऑक्यूपेशनल डिजीजेज और इल हेल्थ, जिसकी वजह से हमें बीमारियां वाक़या होंगी, तो वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक और साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स होंगे। अब जी चलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होंगे जो हमें मुआवन साबित होंगे, जो हमें मददगार साबित होंगे कि किस तरह से हम रिस्क असेसमेंट के अंदर चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है 2 तरह के सोर्सेज में, उनमें एक इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही चीज़ें मिल जाएंगी और कुछ होते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल जिनमें हमें ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से दूसरी जगहों से इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं। इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, इल हेल्थ डाटा, एब्सेंट रिपोर्ट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिस्क असेसमेंट्स, मेंटेनेंस रिपोर्ट्स, सेफ्टी इंस्पेक्शंस, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और सेफ्टी कमेटी मिनट्स। सेफ्टी कमेटी मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स बोला जाता है कि जब आप कोई कमेटी या कोई आपकी मीटिंग होती है, आपकी कमेटी बैठती है, तो ऐसी सूरत में उसके जो समराइज पॉइंट्स होते हैं जिनके मुताबिक आपने परफॉर्म करना होता है, उस मीटिंग के, उस कमेटी के, उस सेफ्टी कमेटी मीटिंग के आउटकम्स हैं, वो आपके सेफ्टी मिनट्स कहलाएंगे। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो नेशनल लेजिस्लेशन, अप्रूव कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स हैं, ISO हो गया, BSI हो गया। मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन के जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसके लिए जो मैनुअल्स आए हैं उसके साथ वो बतलाएंगे काफी सारी चीजें। ट्रेड एसोसिएशन, सेफ्टी पब्लिकेशन, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपको हेल्प आउट करेंगे। देन ट्रेड यूनियंस एंड चैरिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। अब हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किन तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हमारे सामने आता है वो है टास्क एनालिसिस। एनालाइजेज जॉब कंपोनेंट्स बिफोर द जॉब स्टार्ट्स। ये क्या करता है कि किसी भी काम के मुख्तलिफ हिस्सों को पहले से जांच लेता है,
उनका जायजा लेता है, उनका तजिया करता है काम शुरू होने से पहले। लेजिस्लेशन, स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस डॉक्यूमेंट, मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग हैंडबुक्स, केमिकल सेफ्टी डाटा शीट और इंसिडेंट डाटा, एक्सीडेंट, नियर मिस, इल हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह, ये 4 चीजें हमें मावन साबित होंगी जब हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन कर रहे होंगे। फिर उसके बाद एक और एब्रीविएशन स्ट्रीडम के नाम से रिनाउन है। इसके अंदर इस चीज को हम अडॉप्ट करते हुए टास्क एनालिसिस करेंगे। कैसे? टास्क एनालिसिस में सबसे पहले सिलेक्ट द टास्क, कि टास्क है क्या, रिकॉर्ड द स्टेजेस ऑफ द टास्क, उसको हमने कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, देन एवेल्युएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेज, फिर हर रिस्क जो हर स्टेज के साथ मुंसलिक है उसकी हम एवेल्युएशन करेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल्स मेजर सजेस्ट करेंगे और उसको स्टार्टली थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि हमारे कंट्रोल्स मेजर की इफेक्टिवनेस क्या है। डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड, इम्प्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड एंड मॉनिटर टू इंश्योर इफेक्टिवनेस। तो ये था स्ट्रीडम हमारे पास, जो कि टास्क एनालिसिस के लिए एज अ टूल यूज होता है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो तो स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड। अब हम डिस्कस करने लगे हैं स्टेप 2 आइडेंटिफाइंग द पीपल एट रिस्क, कि इस स्टेप के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हैजर्ड आइडेंटिफाई किए हैं उन हैजर्ड से कौन से लोग और कैसे मुतासिर हो सकते हैं। इसमें वर्कर्स, ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, क्लीनर्स, कंट्रैक्टर्स, विजिटर्स, मेंबर ऑफ द पब्लिक, इवन ट्रेसपासर्स। ट्रेसपासर्स उन लोगों को बोला जाता है जो सिर्फ और सिर्फ वहां से, उस वर्क प्लेस से गुजर रहे होते हैं, टेक्निकली उनका उस वर्क प्लेस से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह आप किसी रोड या गली में कोई वर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां से गुजरने वाले लोग जिनका उस वर्क एक्टिविटी से या वर्क प्लेस से कोई ताल्लुक नहीं है तो उनको हम ट्रेसपासर्स बोलेंगे, और वो उनके मुतासिर होने के भी खदशात बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें आइडेंटिफाई द पीपल में एक वल्नरेबल ग्रुप्स या वल्नरेबल इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हैजर्ड से, रिस्क से मुतासिर बहुत जल्दी हो सकते हैं, या ये लोग ज्यादा हसास होते हैं कि इनके ऊपर हैजर्ड या रिस्क बहुत जल्दी हावी आ सकता है, इनको बाकियों की निस्बत संभलने का मौका नहीं देगा और इन्हें ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसमें हमारे पास यंग पीपल, न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर्स और डिसेबल्ड वर्कर्स और लोन वर्कर्स, इनकी वजूहात क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम इन्हें वल्नरेबल के अंदर क्यों शुमार करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3 एवेल्युएटिंग द रिस्क एंड डिसाइडिंग ऑन प्रिकॉशंस। एवेल्युएट करेंगे रिस्क को कि रिस्क क्या है, रिस्क की रेटिंग क्या है, लो है, हाई है, मीडियम है, और हम हर लेवल के रिस्क को काबू पाने के लिए किस किस तरह का कंट्रोल मेजर जो है वो अप्लाई करेंगे। इज द लेवल ऑफ अ रिस्क एक्सेप्टेबल और डज इट नीड टू बी रिड्यूस्ड। क्या जो रिस्क है वो इस स्टेज में है कि हम उसको कबूल कर लें, कि हम उसी हालत में काम को कंटिन्यू कर सकें, या कि हमें ज़रूरत है कि उसके जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम नए कंट्रोल मेजर्स की तरफ जाएंगे। अब ये हमारे आगे मौजूद है रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी, जिसकी मैंने इस टॉपिक के बिल्कुल शुरू में वजाहत की थी। अब लाइक्लीहुड की स्टेजेस हैं, इसी तरह सेवेरिटी की स्टेजेस हैं। अगर 1 एक्सट्रीमली अनलाइकली, 2 अनलाइकली, 3 पॉसिबल हो सकता है, 4 लाइकली होने के इम्कान ज्यादा हैं, 5 वेरी प्रोबेबली लाजमन मुमकिन तौर पर होगा ही होगा। सेवेरिटी वेरी माइनर इंजरी फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे फर्स्ट एड इंजरी, तीसरी जगह पे लॉस्ट टाइम इंजरी, चौथी जगह पे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, और लास्ट वन हमारे पास आता है डिसेबलिंग इंजरी।
अब लाइक्लीहुड और स्वेरिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो रिस्क। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि स्वेरिटी तो हमें दिखाई दे देगी, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि ये हमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, हम उस कैटेगरी के अंदर इसको शुमार कर लेंगे। जबकि लाइक्लीहुड को कि एक्सट्रीमली अनलाइकली है, अनलाइकली कैसे पता चलेगा? तो इसका आसान सा हल है कि अगर किसी चीज के होने के इम्कानात एक में से 10 लाख में से एक हैं, मतलब कि 10 लाख वर्कर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और एक इंजर्ड होता है, एक एक्सीडेंट का शिकार होता है, तो वो एक्सट्रीमली अनलाइकली होगा। तो वो 1 आवर 1 मिलियन होगा। इसी तरह अनलाइकली 1 आवर 1 लाख होगा। इसी तरह पॉसिबल 1 आवर 10,000 होगा और लाइकली होगा 1 आवर 1000, जबकि वेरी प्रोबेबली की स्टेज के ऊपर ये रेशो 1 आवर 100 पे चली जाएगी। इस लाइक्लीहुड और स्वेरिटी को हम एवेल्युएट करते हैं इस रिस्क मैट्रिक्स की मदद से, जिसको 5x5 मैट्रिक्स भी बोला जाता है और रिस्क मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसके अंदर लेफ्ट साइड पे स्वेरिटी मौजूद है, इसकी बेस पे लाइक्लीहुड मौजूद है, और इसके अंदर जब आप ये बॉक्सेस या देख रहे हैं, कलर सर्कल्स देख रहे हैं, तो हर कलर सर्कल निशानदेही कर रहा है कि 1 से 2 आपके जो हैं वो वेरी अनलाइकली है, 3 से 4 अनलाइकली है, और जो आपका येलो कलर है वो फेयरली लाइकली है, और जो आपका ऑरेंज कलर है वो लाइकली है, और रेड कलर वेरी प्रोबेबल है लाइकलीहुड के एतबार से। इसी तरह स्वेरिटी की तरफ जाएंगे तो वो भी ग्रीन से रेड की जानिब जा रही है, जो कि बतलाती है कि ग्रीन नो सिग्निफिकेंस का, और रेड हमें लेके जाता है कैटास्ट्रोफिक या डेथ की जानिब लास्ट स्टेज पे। रिस्क मैट्रिक्स का जो मेथड है ज्यादातर लोगों को पता होगा, ज्यादातर क्या तकरीबन सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस हम लाजमन पढ़ के आते हैं, और उसका रूल ये होता है कि उनको बेस और लेफ्ट साइड पे मौजूद चीज़ को आपस में उसी पॉइंट पे मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स कलेक्ट किया जाता है, और इसी तरह से लाइक्लीहुड और स्वेरिटी के लिए जो रिस्क मैट्रिक्स है वो इसी तरह से काम करता है, और इसी तरह से एवेल्युएट करता है कि रिस्क रेटिंग क्या है। नेक्स्ट, जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल के अमूमी तौर पर हमारे पास क्या सीक्वेंस मौजूद है, क्या ऑर्डर मौजूद है। हायरार्की बेसिकली एक सीक्वेंस को, एक ऑर्डर को बोला जाता है जिसके अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। पहले नंबर पे एलिमिनेशन, कि हम मुकम्मल तौर पर रिस्क को ख़त्म कर दें, और अगर ये पॉसिबल नहीं तो हम फिर अपने दूसरे स्टेप की जानिब बढ़ेंगे, जो कि है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अमल में हम मुतबादिल इख्तियार करते हैं, जैसा कि अगर हम किसी भी जगह पे एक टॉक्सिक केमिकल यूज कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें ये मटेरियल यूज ही करना है तो हम कोशिश करेंगे कि लेस टॉक्सिक मटेरियल को वहां पर एज अ सब्स्टिट्यूशन यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट वी हैव इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, कि किसी भी काम को करने के लिए आप उस काम के एसओपीज को इंजीनियर कर देंगे ताकि वो फिट बैठे उस काम को करने के लिए और हमें हैजर्ड्स या रिस्क से महफूज रखें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वर्कर को हैजर्ड से, इंटरेक्शन से रोका जाता है, और लास्ट रिजॉर्ट पे हमारे पास मौजूद है पीपीई, कि अगर हम पहले चारों चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो फिर हमारा सारा दारोमदार पीपीई के ऊपर होगा। पीपीई से मुराद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ज़ाती हिफाजत के आलाजात, जैसा कि हेड सेफ्टी के लिए हेलमेट, आपकी फुट सेफ्टी के लिए बूट, हैंड सेफ्टी के लिए
ग्लव्स आपकी फेस सेफ्टी के लिए फेस शील्ड, और इसी तरह आपकी आंखों की सेफ्टी के लिए गॉगल्स, ग्लव्स और कानों सुनने की सेफ्टी के लिए ईयर मफ या ईयर डिफेंडर्स का इस्तेमाल। आगे चलते हैं। जो चीज़ मैंने इधर डिटेल में डिस्कस की उसी चीज़ को थोड़ा सा एलाबोरेट करके डिस्कस किया गया है। जैसे एलिमिनेशन, आप किसी भी हैजर्ड को, किसी भी रिस्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। सब्स्टिट्यूशन भी वही। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में जो चीज़ें आती हैं उनमें आइसोलेशन, टोटल इनक्लोजर, कि आप किसी भी ख़तरनाक चीज़ को वर्क प्लेस से अलग कर सकते हैं। टोटल इनक्लोजर, किसी भी चीज़ को आप मुकम्मल तौर पर बंद कर सकते हैं, जिस तरह गार्ड रेल नहीं, सिर्फ जो गार्डिंग सिस्टम होता है जिसके तहत आप किसी चीज़ को गार्ड कर देते हैं या किसी चीज़ को पूरे का पूरा कवर कर सकते हैं, तो वो सारे का सारा इन सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह में शुमार होगा। जब तक टोटल इनक्लोजर की जहाँ तक बात है तो इसमें किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप देखते हैं एक मोटर के साथ बेल्ट है और आपको निप इन का खदशा है कि आपका हाथ बीच में आ सकता है, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो आप मोटर के बेल्ट वाले पोर्शन को इनक्लोजर में ले जाएंगे। सेपरेशन अलग करने के लिए, सेग्रीगेशन भी जुदा करने के लिए। पार्शियल इनक्लोजर में आप किसी चीज़ को पूरी तरह पे, जिस चीज़ के हैजर्ड्स हैं, ये रिस्क है, बजाय इसके आप पूरे का पूरा, और ये अफेक्ट कर रहा है कि अगर आप पूरे का पूरा इनक्लोजर करते हैं तो आप वर्क एक्टिविटी को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में आप पार्शियल इनक्लोजर की तरफ जाएंगे। फिर इसके बाद सेफ्टी डिवाइसेस जैसे ट्रिप डिवाइसेस, गार्डिंग सिस्टम, ये हम इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले एलिमेंट्स के अंदर डिस्कस डिटेल में करेंगे जब हम मशीन मैकेनिकल हैजर्ड और नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स को डिस्कस करेंगे। Administrative control, safe system of work, reduce exposure, reduce time of exposure dose, information, instruction, training and supervision. The last one is PPE. PPE के बाद जो टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो है सेफ्टी साइंस। एक वर्क प्लेस के ऊपर जो फर्स्ट चीज़, जो पहली चीज़ किसी भी बंदे को, चाहे वो सेफ्टी जानता है या नहीं जानता, उसको जो फर्स्ट इम्पैक्ट या फर्स्ट इम्प्रेशन जो चीज़ देती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी पे ऊपर कितना अमल पैरा है या कि नहीं है, तो वो होते हैं सेफ्टी साइंस। और इन सेफ्टी साइंस के अंदर हमारे पास 5 तरह के सेफ्टी साइंस हैं। फर्स्ट वन प्रोहिबिशन साइन। प्रोहिबिशन साइन बेसिकली ममानत, किसी चीज़ से रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। ये गोल कलर के सर्कल में होगा और क्रॉस के साथ होगा, जबकि वार्निंग साइन ट्रायंगुलर शेप में होगा और येलो इन कलर होगा, और ये इंतबाह करता है, किसी चीज़ से खबरदार करता है कि अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई तो हमें ख़तरा मौजूद है कि हमें कोई हादसा पेश आ सकता है। मैंडेटरी, जब भी कोई काम लाजमी, जिस तरह वेयर सेफ्टी बूट्स, वेयर हेलमेट, फास्टन योर सीट बेल्ट, ये सारे के सारे मैंडेटरी जो काम आपने लाजमी करने हैं, ये ब्लू कलर में होता है और सर्कल में होगा। सेफ कंडीशन, एमरजेंसी, एस्केप रूट्स वगैरह जब आपने दिखाने हैं तो ये ग्रीन कलर में होता है और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। इसी तरह फायर इक्विपमेंट, फायर होज, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह के लिए हम फायर इक्विपमेंट का सेफ्टी साइन यूज करते हैं जो कि रेड इन कलर है और शेप में स्क्वायर है। आगे चलते हैं तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जानिब बढ़ते हैं। तो पीपीई जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये पहनना क्यों लाजमी है और किस रूल के तहत एम्प्लॉयर पाबंद है कि वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को प्रोवाइड करे वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रेगुलेशंस 1992 एज अमेंडेड, ये इस बात पे पाबंद करता है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट सुइटेबल और सफिशिएंट जो है वो पीपीईज प्रोवाइड करे, और एक वर्कर बाउंड है कि वो उन पीपीईज को वेयर करे, पहने, ना कि सिर्फ पहने बल्कि प्रॉपरली उन्हें पहने और टेम्पर ना करे, मतलब उनको डीफेस ना करे, उनके साथ छेड़खानी ना करे, उनकी शक्लें अपने मुताबिक डालने की कोशिश ना करें, बल्कि जिस शक्ल में, जिस हुलिये में जो उनको पीपी मिली है वो उसको उसी तरह इस्तेमाल करें और उनको उसी मुताबिक एडजस्ट करें जिस तरह से उनको
गाइड किया गया है। सप्लाई सुटेबल पीपीई एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अप्रोप्रिएट फॉर रिस्क, एर्गोनॉमिक्स, फिट्स, डज नॉट इंक्रीज ओवरऑल रिस्क, और कोई भी ऐसा पीपीई ऐसी पीपीई यूज ना की जाए जिससे रिस्क कम होने की बजाय बढ़ जाए। कंप्लाइज विद स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, जो उसमें मटेरियल यूज हो रहा है जिस तरह से हैं, उसकी क्लास क्या है, क्वालिटी क्या है, तो उसमें स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे। इंश्योर कंपैटिबिलिटी ऑफ आइटम, suitable storage, information, instruction and training, enforce use of PPE, and the last one, replace or repair damaged or lost item, कि जो आइटम्स आपके गुम हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं या रिपेयर हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में आप उनको रिप्लेस करेंगे, दोबारा मुहैया करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि वर्कर बगैर पीपीई इसके काम करता रहे। डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पीपीई एज रिस्क कंट्रोल मेथड, ये हमारी ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन में ये मेरिट्स और लिमिटेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे ये मेरिट्स और लिमिटेशन स्किप करके आगे जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी है इंडिविजुअल्स की कि आप लोग ये मेरिट्स और डीमेरिट्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख के लिखें कहीं से भी, लेकिन ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई के लिमिटेशंस, मेरिट्स मतलब लिमिटेशन, डीमेरिट या डिसएडवांटेजेस आपने तहरीर करके रिटन फॉर्म में मुझे भिजवाने हैं। क्या चीज? दोनों चीजें, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पीपीई, ये आप करके लाजमी मेरे साथ शेयर करेंगे। और शेयर करने का तरीका क्या है? वो वही तरीका है कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूज ऑफ गाइडेंस एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। अब जो लीगल स्टैंडर्ड्स या गाइडेंस है उसको हम कैसे, ये पीपीई के हवाले से है। तो यूज ऑफ अ रिस्क मैट्रिक कैन हेल्प प्रोवाइड क्लैरिटी, कैन सेट इंटरनल रिस्क लेवल दैट रिक्वायर एक्शन विद इन सेट टाइम स्केल, लीगल रिक्वायरमेंट्स ओवरराइड द फाइंडिंग्स ऑफ अ रिस्क असेसमेंट इवन इफ द रिस्क इज लो, इफ द लॉ रिक्वायर्स इट देन इट मस्ट बी डन। हाँ, अगर आपको बार बार ये बात की गई कि रिस्क का प्रोपोर्शन ये रखना है या लो रिस्क जो है उनको प्रोपोर्शन ज्यादा नहीं देना, लेकिन अगर बाय लॉ रिक्वायरमेंट मौजूद है तो फिर लो रिस्क को भी वहीं पर उसी तरह से आप डील करेंगे जिस तरह से आप हाई और मीडियम रिस्क को डील कर रहे हैं। अप्लाइज आल्सो टू सेमी लीगल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस, गाइडेंस कैन आल्सो असिस्ट। तो जो भी गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे आप उनकी हेल्प लेके आप उसी सूरत में इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। अब ये रिस्क की कुछ टाइप्स हैं। रिस्क की जो टाइप्स हैं वो हमने उनकी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको डिवाइड किया। जिस तरह पहले नंबर पे आता है रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क वो है द रिस्क लेवल वी आर लेफ्ट विद आफ्टर कंट्रोल हैव बीन इंप्लीमेंटेड, के इंटरम इब्तदाई या ऑलरेडी जो कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं उनके बावजूद, मतलब कंट्रोल में लेने के बावजूद आपका रिस्क जो बाकी रह जाता है उसको हम रेजिडुअल रिस्क बोलेंगे। एक्सेप्टेबल रिस्क वो होता है जिसको हम रिस्क हैज बीन रिड्यूस्ड टू एन एडिक्वेट लेवल के जिसके साथ हम काम करने पे राजी हो जाते हैं कि ये रिस्क हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टॉलरेबल रिस्क, नॉट एक्सेप्टेबल बट कैन लिव विद इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इंटरम कंट्रोल्स। टॉलरेबल रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन हम इंटरम कंट्रोल इब्तदाई या वक्ती कुछ कंट्रोल्स अप्लाई करके हम काम कर लेते हैं। अनएक्सेप्टेबल रिस्क इज टू हाई, तो ऐसी सूरत में हम कभी भी काम परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट जी, स्टेप 1 वी हैव डिस्कस आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। स्टेप 2 वी डिस्कस आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। स्टेप 3 evaluate the risk. Step 4 record significant findings and implementing। मतलब ये है जी कि अब आपके पास जो चीजें आ गई हैं वो आप हवा में या वैसे नहीं रख सकते, आप जुबानी कलामी याद नहीं रख सकते, बल्कि आपको लाजमन वो रिकॉर्ड के लिए तहरीरी शक्ल में अपने पास महफूज करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट के आपकी जो होते हैं वो टेम्पलेट्स होते हैं, सैंपल्स होते हैं, तो जिनको परफॉर्मे होते हैं, जिनको आप फिल आउट करके एज अ रिकॉर्ड अपने साथ मेंटेन करते हैं।
टिपिकल कंटेंट, एक्टिविटी एरिया असेस्ड एंड हैजर्ड, जो चीजें इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए एक रिस्क असेसमेंट के अंदर जब आप रिकॉर्ड फाइंडिंग्स तैयार कर रहे हैं। ग्रुप एट रिस्क, कौन सा ग्रुप मुतासिर है, रिस्क एंड एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, फर्दर प्रिकॉशंस नीडेड, डेट एंड नेम ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन के किस डेट को रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की गई और किस कॉम्पिटेंट पर्सन ने इस रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म किया। रिव्यू डेट इसलिए लाजमी है कि रिस्क असेसमेंट वर्क प्लेस के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं जिसके नतीजे में हमें उसके अकॉर्डिंगली रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी पड़ती है। लेकिन जो रिव्यू डेट की बात है तो ऐसी सूरत में जब एक्टिविटी या कोई हम काम लंबे अरसे के लिए कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में हम एक पीरियोडिकली डिसाइड कर लेते हैं कि कितने अरसे के बाद हमने रिव्यू लेना है रिस्क असेसमेंट का, तो ऐसी सूरत में हम रिव्यू डेट भी उसके ऊपर मेंशन करेंगे। लास्ट ही हमारे पास आ गया रिव्यू के किन चीजों में आपके पास किन मौके के ऊपर आप हेल्थ एंड सेफ्टी की जो रिस्क असेसमेंट है उसका रिव्यू ले सकते हैं। एक तो जिससे मैंने अभी डिस्कस किया पीरियोडिकली है जो कि यहाँ पे सबसे नीचे है, और दो बातें हैं, एक सिग्निफिकेंट चेंज इन 6 चीजों में अगर चेंज आएगी तो फिर हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेंगे। प्रोसेस चेंज हो जाए, सब्सटेंसेस जो हम यूज करें वो चेंज हो गया, इक्विपमेंट डेवलप्ड किस्म का आ गया, चेंज हो गया, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट चेंज, पर्सनल जो मुलाजमीन है अहम मेन पर्सनल जो हैं वो चेंज हो गए हैं, तो मैं रिस्क असेसमेंट का रिव्यू लेना पड़ेगा। और इफ इट इज नो लॉन्गर वैलिड, और ऐसी सूरत में जब हमें एक्सीडेंट, इल हेल्थ, नियर मिसेस से या लीगली ये पता चलता है कि अब हमारी रिस्क असेसमेंट इस काबिल नहीं रही कि वो मजीद इस सिस्टम के अंदर मौजूद रहते हुए रिस्क को काबू पा सकती है, तो ऐसी सूरत में भी हम रिस्क असेसमेंट का रिव्यू लेंगे। आज तक के इस लेक्चर के अंदर हमने रिस्क असेसमेंट के टॉपिक को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। इस टॉपिक को मैंने न पिछले पार्ट का हिस्सा बनाया ना इसका कोई हिस्सा अगले पार्ट के साथ मिलाया। उसकी वजह यही है कि रिस्क असेसमेंट इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जब तक आप रिस्क असेसमेंट को नहीं समझेंगे, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना नहीं समझेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी कि रिस्क असेसमेंट की स्टेजेस क्या हैं, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म क्यों की जाती है, तब तक आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने से कासिर रहेंगे। आज तक के लिए निबोश के इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द निबोश के अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।